Hi, this is Aditi Rana and today we are starting class 6th history chapter 1 what, where, how and when। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में और कब, क्यों, कैसे, कहाँ क्या होता था उसके बारे में जानेंगे। Why we study history? क्वेश्चन उठता है कि हम इतिहास को पढ़ते ही क्यों हैं, ताकि हम ढेर सारी चीज़ों को जान सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट लाइफ में, यानी कि पुराने समय में लोगों की फूड हैबिट्स क्या थी, वो किस तरीके से खाने को कलेक्ट करते थे, जमा करते थे और खाते थे। क्लोथिंग, किस तरीके के कपड़े पहनते थे। हाउस, किस तरह के घरों में रहते थे। ऑक्यूपेशन, किस तरह का व्यवसाय करते थे, क्या वो शिकारी थे या चरवाहे थे, किसान थे, राजा थे, व्यापारी थे, किस तरीके का ऑक्यूपेशन करते थे। लिविंग स्टाइल, उनके रहने का तरीका कैसा था, वो किस तरीके के गेम्स खेलते थे, किस तरह की कहानियाँ आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, किस तरीके के गाने उस वक्त के लोग गुनगुनाया करते थे। हर चीज़ हम जान सकते हैं जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, अब हम पढ़ेंगे पास्ट में लोग कहाँ पे रहते थे। बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। गैदरर, दे कलेक्ट फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड, तो वो क्या करते थे, बहुत समय पहले, लाख वर्षों पहले लोग जो थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। फिर वो गैदरर थे। गैदरर का मतलब होता है संग्राहक, यानी कि क्योंकि उन्हें खेती करना आता नहीं था, तो जो पेड़ पौधे होते थे उनमें से जो फल गिरते थे तो वो उन्हें इकट्ठा करते थे ताकि वो उन्हें खा सकें। दूसरी बात, देवर हंटर, दे हंट एनिमल, वो क्या थे, आखेटक थे, यानी कि वो आसपास जो जानवर थे उनका शिकार करते थे ताकि वो उन्हें खा सकें। तो हमें दो बात पता चली कि पहले के जो लोग थे लाखों वर्ष पहले वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और वो गैदरर और हंटर थे, यानी कि वो संग्राहक और आखेटक थे। नेक्स्ट, सुलेमान and Kirtar Hills, growing crops. These are area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. People began rearing animals like sheep, goat and cattle. उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतार पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 8,000 साल पहले क्या होता था, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उगाना आरंभ किया था। फिर उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू किया। दे स्टार्ट रेयरिंग एनिमल, उनकी देखभाल करी, उन्हें पालना शुरू किया, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि। Garo Hills, agriculture developed here and north of the Vindhyas, the place where rice was first grown. उत्तर पूर्व में गारो हिल्स की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पे खेती का विकास हुआ। वहीं अगर हम बात करें मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों की, तो यह वो क्षेत्र था जहाँ पे कृषि का विकास हुआ और ये पहला ऐसा स्थान था जहाँ सबसे पहले चावलों को उगाया गया था। River Indus and its tributaries. Some of the earliest cities flourished about 4,700 years ago. सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4,700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज अबाउट 2,500 ईयर्स एगो। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तट पर लाखों नगरों का विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष पहले। एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में उसे मगध के नाम से जाना जाता था और अब ये इलाका बिहार के अंदर आता है। नाउ यू कैन सी ऑल दो स्टफ दैट वी टॉक अबाउट इन द मैप। यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा है फ्रॉम योर NCERT बुक, सो यू कैन लोकेट हेयर। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, यू कैन सी गंगा, यू कैन सी सोन रिवर जिसके पास आपका मगध डेवलप हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गारो हिल्स, देन यू कैन सी हेयर इंदस रिवर, देन किरतार हिल्स, देन सुलेमान हिल्स। These were the area and see Vindhyas. So these were the area where initially the agriculture grow. ये वो एरियाज़ हैं जहाँ शुरुआत में राज्य बनना शुरू हुए थे या इंसानों ने खेती करना आरंभ किया था। नेक्स्ट,
Why is South Asia often called a subcontinent? Because although it is smaller than a continent, but it is very large and it is separated from the rest of the Asia by sea, hills and mountain. दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी विशाल है और बाकी के एशिया से इसे सेपरेट क्या करता है? समुद्र, पहाड़ियाँ और पर्वत इसे बाकी के एशिया से सेपरेट करते हैं, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप से तो छोटा है लेकिन फिर भी ये साइज़ में बहुत बड़ा है, तो इसलिए सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसे। दक्षिण एशिया में हमारा आता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। Even though the hills, mountain, desert, river and sea made the journey difficult at times, still man and woman move from one place to another. हालांकि समुद्र है, बीच में मरुस्थल है, पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो इनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन फिर भी आदमी औरत जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों जाते थे? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ताकि रहने की वो नई जगह तलाश कर सके, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे? वो फलों पर डिपेंड करते थे, है ना, फल खा के जिंदा थे। तो अब एक जगह पे आप बहुत समय तक रहोगे तो सारे फल खत्म हो जाएंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे। दूसरी बात, आज के टाइम में तो क्या है, हम नल खोलते हैं तो पानी आता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वो एक जगह रह रहे हैं, वहाँ पानी का कोई छोटा सा स्रोत है, ठीक है, कोई छोटी सी नहर है, जब उसका पानी सूख गया, क्योंकि कई होती हैं सीजनल होती हैं, कुछ महीनों में ही तक ही उनमें पानी रहता है, तो जब पानी का सोर्स ख़त्म हो गया तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड और ड्राउट्स, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, उससे बचने के लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। समटाइम मैन मार्चेज इन आर्मी कॉन्करिंग अदर्स लैंड, कई बार लोग इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो दूसरे की ज़मीन पे अपना अधिकार जमा सके, या फॉर कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कीमती चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, इसलिए ट्रैवल करते थे। टू ऑफर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। एंड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, क्योंकि भारत में इतनी विभिन्नता है तो एक जगह से लोग दूसरी जगह तक जाते थे ताकि उन्हें कुछ नया एक्साइटिंग सा खोजने को मिले, डिस्कवर करने को मिले। What did all these lead to? इन सब से होता क्या था? These movement of people enrich our culture and tradition. इन सब लोगों के मूवमेंट, कोई इंसान यहाँ रहता है वो यहाँ तक जा रहा है, कोई यहाँ रहता है वो यहाँ तक आ रहा है, तो इससे क्या होता है? इन लोगों का आपस में कल्चर, ट्रेडिशन एक्सचेंज होता है। जब आप किसी फॉरेन कंट्री जाते हो, जब लौट के आते हो तो आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेम वे जब लोग पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूज़िक, कुकिंग फूड। वो एक दूसरे से क्या सीखते थे? नया नया तरीका स्टोन्स को कार्व करने का, शेप देने का, मूर्ति बनाने के नए नए तरीके देखते थे, नए नए तरीके के वो म्यूज़िक सीखते थे एक दूसरे से, और खाना बनाने के नए नए तरीक़ों की इजाद होती थी जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड वी ऑफ्टन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अपने देश के लिए हम ज़्यादातर दो शब्दों का उपयोग करते हैं, इंडिया या भारत जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर which is called Sindhu in Sanskrit, and land to the east of the river is called India. इंडिया शब्द है ये इंदस से निकला है, यानी कि इंदस रिवर से शब्द लिया है इंडिया, और इंदस रिवर को संस्कृत में हम सिंधु भी कहते हैं। द यूरानियन एंड द ग्रीक हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो कॉल्ड इंदोस और इंडूस टू इंदस। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और इसी नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, which is dated about 3500 years ago. भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के प्रारंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज, वन इज़ टू रीड बुक्स। अगर हमें इतिहास के बारे में जानना है तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका क्या है कि आप उस समय की किताबों को पढ़ें जो उस समय लिखी गई थी। देखिए, अगर आपको ये जानना है कि आज क्या हुआ तो आप अखबार पढ़ सकते हो कि आज दुनिया भर में क्या हो रहा है। अगर आपको ये जानना है कल क्या हुआ था तो आप न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। कुछ दिन
कुछ महीनों पुरानी बात जाननी हो तो अपने आप किसी परिचित से पूछ सकते हो कि मैं यहाँ नहीं था कुछ दिन, तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। तो अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हो। लेकिन जब हमें कई 100 साल पहले, 3000 साल पहले क्या हुआ था ये सब जानना है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय की चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। सो फर्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट। लैटिन वर्ड मैनु मीन्स हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हाथ से लिखी हुई किताबें जो कि पत्तों पे लिखी जाती थी उस समय। तो ये लैटिन वर्ड मनु से बना है। मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड मनु का मतलब होता है हैंड। और एक वर्ड आपने सुना होगा मैनुअल। मैनुअल का भी मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ बुक जिसमें लिखा होता है कि किसी चीज़ को कैसे यूज़ करें। These are written by hand usually on palm leaf। जनरली इन्हें हाथ से लिखा जाता है और palm leaf पे लिखा जाता है, और on the specially prepared bark of a tree known as the birch। या फिर एक स्पेशल ट्री है उसकी छाल पे लिखा जाता है जिसे बिर्च कहा जाता है, एंड विच इज़ ग्रोन इन द हिमालय, जो कि आपको हिमालय रीजन में मिलेगा। इस तरह के आपके होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। सी पांडुलिपि, इन्हें हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका मतलब होता है हाथ। ये तार पत्रों पे लिखी जाती है या भुर्ज नामक पेड़ जो कि हिमालय में पाया जाता है उसके ऊपर लिखी जाती है, उसकी छाल पर। हाथ से लिखने को ही आप क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। These book dealt with all kinds of subject। इन किताबों में लगभग आपको हर तरह के सब्जेक्ट्स पे लिखा हुआ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, उस समय किस तरीके के लोगों के धर्म थे और किस तरह की आस्था थी, किस तरीके के चीज़ों को वो मानते थे और फॉलो करते थे। लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस, राजाओं की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी, किस तरह की दवाइयाँ उस समय इस्तेमाल होती थी, उस टाइम किस तरीके का विज्ञान इस्तेमाल होता था, ये सब आपको लिखा हुआ इन सब पे मिल जाता है। मैनी वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृत विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। तो जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगी पांडुलिपि वो ज़्यादातर लिखी होंगी संस्कृत भाषा में, कुछ लिखी होंगी प्राकृत भाषा में जो कि उस समय के लोगों की यानी कि आम बोलचाल की भाषा थी उस समय के लोगों की, और कुछ आपको मिलेंगी तमिल भाषा में। Next is inscriptions। These are written on relatively hard surface such as stone or metal। अच्छा, डिफरेंस क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, जो पत्तों पे लिखी है या छाल पे लिखी है, यानी कि ज़्यादा समय तक आप उसे स्टोर नहीं कर पाओगे, उसे इंसेक्ट ख़राब कर सकते हैं, बारिश, सर्दी, गर्मी, मौसम का बार बार बदलना भी उसे डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी साइड हम बात करें इंस्क्रिप्शंस की, तो ये किस पे लिखे होते हैं, ये जनरली हार्ड सरफेस पे लिखे होते हैं, यानी कि ठोस सरफेस पे लिखे होते हैं, जैसे कि आपका कोई पत्थर है या फिर आपकी कोई धातु है। इस वजह से ये कई साल तक बिना खराब हुए चल सकते हैं। हिंदी में इन्हें अभिलेख कहा जाता है। पत्थर अथवा धातु आदि पे उल्लेखित शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं उनके कार्यों का विवरण विभिन्न भाषाओं व लिपियों में लिखा हुआ। यानी कि इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये वो अभिलेख हैं जो पत्थरों पे या धातुओं पे लिखे हुए होते हैं। इस पे लिखा होता है कि किसी राजा ने कोई आदेश दिया है ताकि जनता उसे पढ़ सके, या उसके वंश के बारे में लिखा हुआ है, या उसने क्या क्या कार्य किए हैं, कहाँ कहाँ पे वो जीता है, तो ये सब लिखा होता है। और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उस राज्य की, उसी भाषा और लिपि में लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे। जब राजा को कोई आदेश देना होता था कि आम जनता उसे पढ़े, समझे और फॉलो करे, उसे माने, तब वो क्या करता था, इंस्क्रिप्शन का यूज़ करता था, पत्थरों पे लिखवा देता था। किंग्स ऑफ्टन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। जब वो कोई लड़ाई जीत जाता था तो अपनी जीत का जो बखान होता था कि हम इतने घोड़े और हाथी लेके गए थे और वहाँ से जीत के लाए इतने, तो ये सब वो लिख देता था कि हमने इस राजा से लड़ा, इतने दिन युद्ध चला और हम विजयी होकर लौट के आए। अपनी जो भी प्रशंसा होती थी उन सबको क्या करता था, इंस्क्रिप्ट कर देता था, बड़े बड़े पत्थरों या धातुओं पे लिखवा देता था। यू कैन सी हियर द इमेज। इस तरीके से पत्थरों पे लिखना ये मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन ये ज़्यादा समय तक चलता है। वहीं अगर बात करें मैन्युस्क्रिप्ट की तो पत्तों या छाल पे लिखना थोड़ा आसान है लेकिन वो कम समय के लिए ही उपयोगी है। तो एज यू कैन सी दिस इमेज, old inscription found in Kandahar, present day Afghanistan, which was inscribed on the order of ruler named Ashoka। यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाया गया है ये वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से एक अभिलेख है जो प्राप्त हुआ था, जो अशोक के आदेश पर लिखा गया था।
This inscription was inscribed in two different scripts and language, Greek on the top and Aramaic in the bottom. यह अभिलेख उस क्षेत्र में उपयोग होने वाली यूनानी और अराइमिक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ऊपर की तरफ आपको यूनानी भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, ग्रीक लैंग्वेज में, वहीं नीचे को आपको अराइमिक भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। Next is archaeology. Study of past remain like that of building made of stone, brick, painting, sculpture, etc. Note, those who study these objects are called archaeologists. Archaeology क्या है? स्टडी, इतिहास की जो अवशेष हमें मिलते हैं उन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। जो लोग इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, यानी कि पुरानी किसी बिल्डिंग के टूटे हुए मलबे को, अवशेष को, पुराने पत्थरों को, या कोई पेंटिंग है या कोई संदेश है जो बहुत पहले लिखा गया था, जब उसके टुकड़ों को हम अध्ययन करते हैं तो उसी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। और जो लोग ये अध्ययन करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन एंड इवैक्यूएशन। एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना एंड एक्सकवेशन मतलब होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, खुदाई करके किसी चीज़ को खोजना। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन। फॉर एग्जाम्पल, जो पुरातत्व साक्ष्य यानी पत्थर से बनी इमारत हैं, कोई चित्र हैं, मूर्तियाँ, उनके अवशेष हैं, बर्तन, सिक्के, मोहरे, औजार हैं, आभूषण हैं, इन सब चीज़ों को खोजना। तो जनरली जब हम डिगिंग करते हैं, जब हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो पत्थरों की बनी होती हैं, कुछ होती हैं जो हड्डियों की बनी होती हैं, कुछ होती हैं कि वो सिंपल मेटल्स की बनी होती हैं। ठीक है, यानी हमें जानवरों के, कई बार पक्षियों, मछलियों की अस्थियां, अवशेष भी मिलते हैं, कई बार हमें इमारतों के टूटे हिस्से मिलते हैं, मूर्तियों के अवशेष, बर्तन, सिक्के, ये सब हमें मिलते हैं। Source. Historian, that is a scholar who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology. देखिए, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कोई इमेज देखते हो तो वहाँ नीचे लिखा होता है सोर्स, यानी कि कहाँ से ये इमेज ली गई है। सेम वे जो हिस्टोरियन होते हैं, यानी कि इतिहास को पढ़ने वाले लोग होते हैं, उन्होंने भी सोर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके लिए हम सोर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाऊंगी तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सोर्स। ठीक है, ये सोर्स है जहाँ से हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में पता पड़ा। ओके, ये सोर्स है जहाँ से हमें मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पता पड़ा। नेक्स्ट, one past or many. As the title of the book Our Past, the word past written in plural to draw the attention that different group of people have different past. अगर आपने इस बुक के टाइटल को गौर से देखा होगा तो वहाँ पे जो पास्ट है उसकी प्लूरल फॉर्म लिखी है, यानी कि पास्ट के बाद एस भी लगाया गया है। प्लूरल फॉर्म ये बताती है कि जब हम पास्ट की स्टडी करेंगे तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक प्रकार के लोगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक ही समय की बात करें तो जो राजा रानियों का रहन सहन है, खान पान है, जीने का तरीका है, वो बिल्कुल भिन्न होता है उसी शहर के, उसी कंट्री के जो कॉमन लोग होते हैं उनसे। जैसे कि आपके जो किसान हैं, चरवाहे हैं, उनसे बिल्कुल रहन सहन अलग होता है। तो जब हम पास्ट को पढ़ते हैं तो हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, हर तरीके की प्रैक्टिस, कस्टम्स पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग तरह के कस्टम्स फॉलो होंगे, अलग तरह की प्रैक्टिसेस लोग करते होंगे और वहाँ का रहन सहन अलग अलग ग्रुप का अलग होगा, जिन सब के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। What do dates mean? अब हम तारीखों की बात करेंगे। The year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. जो हमारे प्रभु यीशु हैं उनके जन्म से हम सालों को काउंट करते हैं। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 2000 BC, तो 2000 BC का मतलब क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि प्रभु यीशु के जन्म से 2000 साल पहले की बात हो रही है। सेम वे हम डेट को जब काउंट करते हैं तो हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ करते हैं BC वर्ड तो उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु के जन्म से 2000 साल पहले की बात हो रही है। अगर मैं CE यूज़ करूँ तो कॉमन एरा इसका मतलब होगा। अगर मैं यूज़ करूँ वर्ड BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। अगर AD शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जब भगवान इस धरती पे थे तब की बात हो रही है। BP भी कुछ कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट।
नाउ सी दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट यानी कि हमने कुछ इमेजेस भी यूज़ करी हैं और लैंग्वेज को भी यूज़ किया गया है। इजिप्ट में पुराने समय में क्या होता था, राजा रानियों की कब्र पे जब उनका नाम लिखा जाता था तो चित्रलिपि का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे लॉइन बना हुआ है तो वो क्या डिनोट करता है, एल वर्ड को डिनोट करता है कि उस राजा के नाम में एल वर्ड आता होगा। ठीक है, यहाँ बर्ड बनी है जो कि अल्फ़ाबेट ए को डिनोट करती है। नेक्स्ट, डेसिफेरमेंट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशियंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। प्राचीन भाषा में अगर कोई चीज़ लिखी है और हम उसे डिकोड करते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसमें जो मैसेज निकला है उसका अर्थ निकाल लेते हैं, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी डेसिफेरमेंट। सी दिस इमेज, इस तरह की इमेजेस थी जो हमें इजिप्ट में मिली। सो दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम इजिप्ट रोसेटेरा टाउन। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो इमेज दी गई है वो कहाँ से ली गई है, इजिप्ट में, जो कि रोसेटेरा नामक टाउन में मिली थी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग। नर्मदा वैली में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो तो शिकारी थे और वो क्या करते थे, खाने को संग्रह करते थे, यानी कि आखेटक थे और संग्राहक थे। हंटिंग एंड गैदरिंग वॉज देयर मेन वर्क। नेक्स्ट, मगध द फर्स्ट बिग किंगडम। पहला बड़ा जो राज्य था वो आपका मगध था, जो कि गंगा नदी के पास सोन नदी के किनारे बसा था। गैरो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर। खेती की जो विकास हुआ था आरंभिक समय में वो गैरो हिल्स के पास हुआ था। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द फर्स्ट सिटी। पहली जो शुरुआत में जो छोटे छोटे राज्य डेवलप हुए थे वो इंडस नदी के किनारे हुए थे। गंगा वैली सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। गंगा नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो 2500 साल पहले से हुई। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट आर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, पांडुलिपि होता है, हाथ से लिखित दस्तावेज जो कि पत्तियों पे या छाल पे लिखे जाते हैं। वहीं इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस, जबकि इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेखों को आप क्या लिखते हो, किसी ठोस सरफेस पे लिखते हो, जैसे कि आपका स्टोन हो गया या फिर आपका कोई मेटल हो गया। मैन्यूस्क्रिप्ट आर रिटन ऑन पाम लीव्स वेयर एज इंस्क्रिप्शन इज रिटन ऑन मेटल और स्टोन। मैन्यूस्क्रिप्ट को मोस्टली पाम लीव्स पे लिखा जाता है, जबकि इंस्क्रिप्शन मोस्टली मेटल या स्टोन्स पे लिखे जाते हैं। इफ़ यू रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। रशीदा's क्वेश्चन वॉज हाउ कुड एनी वन नो वॉट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो। रशीदा का क्वेश्चन था कि बहुत साल पहले क्या हुआ, ये हम कैसे जान सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ द हिस्टोरियन, जो इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने जो जो सोर्सेज फाइंड करी हैं उसके थ्रू हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पास्ट रिमेन, जो हमें अवशेष मिले हैं उनके द्वारा, सच एज मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, टूल्स, वेपन एक्सेट्रा। उस समय जो औजार इस्तेमाल होते थे, जो आभूषण पहने जाते थे, जो लोगों का रहन सहन था, उसके जो अवशेष मिले हैं उनके द्वारा हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। Make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of this could be made of stone? यहाँ पे लिस्ट बनानी है आपको ऐसे सामानों की जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कर सकते हैं डिगिंग के टाइम। फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग के अवशेष हो सकते हैं, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई औजार हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में जब लोगों ने वीट एंड बार्ली की खेती शुरू करी थी तो एक दिन के हिसाब से तो उन पे ज़्यादा अनाज हो गया है ना। अब ज़्यादा अनाज हो गया तो उन्हें ज़रूरत है कि इसे स्टोर करके, इसे संभाल के कहीं रखा जाए, तो यानी कि वो बर्तनों का भी इस्तेमाल करते थे। ऑर्नामेंट्स, जब अब उन्होंने पहले से ही खेती करके महीने भर का राशन बना के स्टोर करके रख लिया तो अब उन पे फ्री टाइम है तो वो अपने लिए आराम कर सकते थे, गहने भी बनाते थे, खुश करने को अपने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करते थे। कॉइन्स भी बनाते थे ट्रेड करने के लिए, आपस में लेन देन के लिए। बोन्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, फिश एक्सेट्रा। कई बार इंसानों को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ भेड़, बकरी या जानवरों को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है और जब आप उस रास्ते में जाओगे तो आपको भूख लगेगी, ठीक है, या फिर आपको किसी से लेन देन करना पड़ेगा, तो इसलिए जानवरों को भी कई बार उनके साथ दफना देते थे। Why do you think ordinary man and women did not generally keep record of what they did? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस समय जो आम आदमी थे, आम औरतें थी, वो अपने दिनचर्या का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती थी? Because the ordinary man and women did not generally keep record
बिकॉज दे वर नॉट डूइंग एनी नोटेबल वर्क, क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो बहुत ही नोटिस करने लायक हो. दे आर लिविंग देयर ऑर्डिनरी लाइफ. ऑल्सो दे डिडंट नो अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ही साधारण होती थी, प्लस वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे. और उनकी लाइफ, जब सिंपल आदमी है तो वो क्या करेगा, खेतों पे काम करेगा, खाएगा, सोएगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा. राजा महाराजा जो लोग थे उनकी लाइफ एडवेंचरस होती थी, वो जाते थे और लड़ाइयों को जीत के लाते थे, वो बहुत कुछ अचीव करते थे. तो इसलिए वो अपनी लाइफ का रिकॉर्ड इंस्क्रिप्ट करवा देते थे, लेकिन आम आदमी ऐसा कुछ नहीं करता था. डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the life of king and farmer were different. So farmer had to work in their field while king's duty was to protect the citizen. अगर हम बात करें कि किसानों की और राजाओं की ज़िंदगी पहले के ज़माने में कैसे डिफरेंट थी एक दूसरे से, तो देखो किसानों को तो क्या करना था, अपने खेतों पे काम करना होता था दिन भर. वहीं राजा की ड्यूटी होती थी कि वो अपने राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा करे. Kings fought battle and kept record of their victories, while farmer lead their ordinary life and did not keep any record. वहीं राजा था, वो लड़ाइयों पे जाता था, जीत के आता था और उन सब का रिकॉर्ड इंस्क्रिप्ट करवा के बड़े बड़े पत्थरों पर मेटल्स पे लिखवा देता था. और जबकि बात करें किसानों की, तो उनकी बहुत साधारण सी ज़िंदगी थी और वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ना ही वो लोग पढ़े लिखे होते थे. That was all about chapter 1. Thanks for listening.